आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के आरा जिले से सांसद सुदामा प्रसाद। आजकल हम देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई लंबी नहीं चल रही है, ज़्यादा स्थगित ही किया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले। अच्छा, ये सरकार खुद नहीं चाह रही है कि लोकहित के सवालों पर चर्चा हो, उनके समाधान पर बातचीत हो। जब भी अडानी का जिक्र आता है, जो सभापति होते हैं वो कहते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। ये खुद अडानी अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, भाजपा के मंत्रियों के रूप में, भाजपा के सांसदों के रूप में लाइए कि भाई जितना जिसके घर में जो भी गहना गुड़िया है, हड़िया बर्तन है, चाउर दाल है, ठीक ना, गाय बकरी है, सब लाद करके पहुंचा दीजिए अडानी के घर में। माने ये इस तरह से सरकार चलती है। ये सृष्टि बनी है, इस सृष्टि को यहाँ तक विकसित करने में श्रम की भूमिका है जी, किसी अंबानी अडानी की भूमिका नहीं है, जी। किसी कॉरपोरेट की भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका लूटने की है। आपको लगता है कि बिहार में ये सारे मसले, थूक जिहाद, ज़मीन जिहाद, लव जिहाद, ये सब मायने रखते हैं कि बिहार की प्रायोरिटी कुछ और है या होनी चाहिए? भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, रोटी से बड़ा, रोजगार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आप तय कीजिएगा कि हम क्या खाएंगे, आप तय कीजिएगा कि हम क्या पहनेंगे, हैं? आप तय कीजिएगा कि हम किसकी पूजा करेंगे। हम मुगल काल की ही क्यों बात करेंगे, हम ले जाएंगे। और जो माने बौद्ध धर्मों का, जो बौद्ध धर्म के जो माने ये मठ थे, उनके साथ जो हुआ, 84,000 मठों को ढा दिया गया। अब हम लोग कहें कि मंदिर के नीचे आप बौद्ध मठ तलाशिए। देश रहेगा तब तो कोई धर्म रहेगा, हिंदू रहेगा चाहे मुसलमान रहेगा। देश रहेगा तब तो ये जो है सरकार रहेगी, किसी की, भाजपा की हो या इंडिया गठबंधन की। ये तो देश के लिए ही खतरा है। और अब नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ना, अब कभी उधर नहीं जाएंगे, अब इधर ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है, कह रहे हैं, वो तो बराबर कहते हैं। ठीक ना, एक बार नहीं कहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के आरा जिले से सांसद सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद जी ने जो अभी लोकसभा का चुनाव गुजरा है 2024 का, उसमें केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को हराया था। उसके बाद लोकसभा पहुंचे हैं। सर, अभी जब हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोकसभा से ही लौटे हैं, सदन से। आजकल हम देख रहे हैं कि सदन की कार्रवाई लंबी नहीं चल रही है, ज़्यादा स्थगित ही किया जा रहा है। आप अंदर हैं, हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है? सरकार कह रही है कि विपक्ष वाले नहीं चलने दे रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। देखिए, मैं तो दो बार बिहार विधानसभा का सदस्य भी रहा जी, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले। अच्छा, आमतौर पर माने सरकारें, राज्य सरकारें हों या केंद्र, वो लोग चाहते हैं कि भाई सदन चले, शांतिपूर्ण चले, ताकि सरकार के बारे में एक सकारात्मक मैसेज आए पूरे देश में। लेकिन ये सरकार खुद नहीं चाह रही है कि लोकहित के सवालों पर चर्चा हो, उनके समाधान पर बातचीत हो। अब आज ही का वाकया है। अब मान लीजिए कि शून्यकाल में तो मूल रूप से इलाके की या देश की जो भी मांगे हैं वो मांगे रखी जाती है कि भाई, अब जैसे हम तो 4 दिन से 5 दिन से सवाल डाल रहे हैं कि किसानों की खेती घाटे में जा रही है देश में, और घाटे की माने कहा जाए कि खेती कर रहे हैं किसान यहाँ। अभी किसानों के लिए माने धान बिक्री का समय है, और सरकार ने धान का समर्थन मूल्य ए ग्रेड के लिए 2320 और बी ग्रेड के लिए 2300 रुपया माने तय कर रखा है। लेकिन खुले बाज़ार में 2300 रुपये क्विंटल किसानों से धान की खरीदारी हो रही है खुले बाज़ार में। जी। तो सरकार का कहाँ है समर्थन मूल्य? जी, बिहार में पैक्स का चुनाव हो रहा है, इसलिए किसी भी पैक्स में धान नहीं लिया जा रहा है। जी। तो हम लोग ये सवाल लाना चाहते थे कि भाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 में घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को उनके लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। तो 4 दिन से मैं शून्यकाल डाल रहा हूँ कि किसानों के धान का समर्थन मूल्य कम से कम 5,000 रुपया किया जाए, इसलिए कि 1,000 रुपया प्रति क्विंटल धान पैदा करने में लागत खर्च लगता है किसान को। अच्छा। और 2300 रुपया जो है आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं, तो लागत में भी घाटा है। तो ये तो हम लोग डालना माने डाले 4-4 दिन, आज भी डाले हैं।
तो सिर्फ डिमांड रखा जाता है जी कि भाई हाँ हमारी ये मांग है। जी लेकिन आज जिस तरह से माने सत्ताधारी दल के एक माननीय सांसद ने शुरू किया, वो मैंने कहिए कि मैंने अपना डिमांड रखने के बजाय वो पूरी तरह से विपक्ष पर हमला कर रहे थे। ठीक ना, नरगल भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। और विपक्ष के लोग कल जो है जो राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया वहाँ, हाँ उस पर बोल रहे थे, या फिर अडानी का मामला उठा रहे थे कि अडानी मामले पर सरकार चर्चा करावे। इससे बड़ा क्या माने विषय हो सकता है लोकसभा के लिए कि जिस अमेरिकी कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, उन्होंने 2200 करोड़ रुपया जो है यहाँ कई राज्यों में राज्य के बिजली अधिकारियों को या सरकार के मंत्रियों को घूस के रूप में दिया, ताकि वो महंगा जो है स्मार्ट मीटर लगाएं, महंगी जो है बिजली की दर तय हो वहाँ। ये तो अजीब बात है भाई, इस पर चर्चा नहीं कराइएगा। सुदामा सर, एक जब बात हो रही है अंदर की तो पूछ लेते हैं। जब भी अडानी का जिक्र आता है, जो सभापति होते हैं वो कहते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, क्या एक तरीके से अंदर ऐसा होता है कि उस पर प्रतिबंध लग गया? तो कहा जाए कि हम लोग साफ तौर पर कहेंगे कि ये खुद अडानी अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा। भाजपा के मंत्रियों के रूप में, भाजपा के सांसदों के रूप में अडानी जो है, खुद अडानी का प्रतिनिधित्व हो रहा है वहाँ। कोई ऐसा कैसे माने एकदम साफ साफ बचा लेगा किसी को? जी है। आज जैसे एक क्वेश्चन था कि भाई जो 6 एयरपोर्ट जो है वो दिए गए पिछले दिनों, वो किसके नाम से दिया गया? एक ही आदमी को दिया गया। वो आदमी कौन है? जी। तो एक आदमी का नाम बताने में माननीय मंत्री जी को क्या जाता है भाई, आप नहीं बताएंगे? अच्छा, इतनी तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना। बिल्कुल है। एक ही आदमी सब चीज़ क्यों माने खरीद रहा है? आप बेच क्यों रहे हैं? जी। कोई संपत्ति तब बेचता है जब उस पर संकट आता है। घर परिवार का कोई मुखिया जो है खेत तब बेचता है, अपना घर तब बेचता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। खाने को लाले पड़े हैं, उसको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, लड़के के इलाज के लिए पैसा चाहिए। नहीं है, चलो भाई खेत बेच दो, घर बेच दो। आप एकदम बेचे जा रहे हैं। हाँ, मजबूरी में कोई भी कुछ सामान बेचता है पारिवारिक। सर, पिछले दिनों आप तब चर्चा में आए, मतलब जब आप एक यात्रा पे गए थे और रेलवे की तरफ से आपको 1 ग्राम सोने का सिक्का और 100 ग्राम चांदी का ब्लॉक दिया गया। आपने एक पत्र लिखा जिसमें आपने नाराजगी जाहिर की और आपने कहा कि मैं इसे लौटा रहा हूं। हाँ, लौटा दिया मैंने। ले लिया आपसे वापस? आपने भेज दिया? दे दिया। तो ये बेंगलुरु में हमने उसको लौटाया। ठीक ना। आपने दे दिया? आपसे ले लिया? हाँ, हम ना दे दिए, नहीं ले रहे थे लोग। माननीय चेयरमैन साहब को दिए हम, तो बोले कि हम तो दिए नहीं है। तो वो अपने पीछे के डेस्क पर रख दिए। फिर अधिकारी लोग आके ये कर रहे थे कि इसमें क्या है। हम बोले कि नहीं, ये हमारे सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। आप फाइल लिए, फाइल हमने रख लिया। आपने कलम दिया, रख लिया। पैड दिया, रख लिया। आपने बुके सौल दिया, रख लिया। अब ये सोने चांदी का प्रचलन सही नहीं है। आम जनों की जो माने यात्रा है रेलवे में, उसको बेहतर बनाइए, हमको खुशी होगी। जो गाय माने भेड़ बकरी की तरह लोग ठूस करा रहे हैं, शौचालय में भी लोगों को जगह नहीं है। हाँ, कोई महिला शौचालय जाना चाहे उसके लिए माने व्यवस्था नहीं है। माने जिल्लत भरी यात्रा होती है, खास करके महिलाओं के लिए। लोग ठूस करके लाए जा रहे हैं। 6 महीना का वेटिंग चल रहा है। ये वेटिंग का क्या खेल चल रहा है भाई? और अमृतकाल चल रहा है देश का, रेलवे का अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल तब कहा जाएगा जब इस देश के आम जनों को 6 माह के वेटिंग से छुटकारा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा साधारण गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जनरल डिब्बे जोड़े जाएंगे। हमने कहा स्टेशनों का पानी आपने छीन लिया, बोतल बंद पानी बेचवाने के लिए टंकी का पानी बंद कर दिया जाता है माने रेलवे स्टेशन पर। इस तरह से चलेगा। जो लोको पायलट हैं, जो आपके माने ये माने टीटी हैं, टीसी हैं, उनके लिए कोई आराम की व्यवस्था नहीं। काम का बोझ है, 2 लाख रिक्त पद है, उनको भरिए आप। अभी हम लोगों ने देखा 9 नवंबर को अजय कुमार नाम के एक कर्मी की माने वो चप करके बरौनी जंक्शन पर मौत हो गई। वो लखनऊ बरौनी जंक्शन माने ये ट्रेन था, एक्सप्रेस ट्रेन था। तो आप एक तरफ ये सारा मुसीबत झेल रहे हैं आम यात्री, और दूसरे तरफ आप माने ये सोने का और चांदी का ये दे रहे हैं। ये आपको कौन दिया था? रेलवे ने? हाँ, रेलवे के एक जो है ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन करके एक संस्था थी, उसका 1 ग्राम सोने का सिक्का था। जी। और एक माने
जो है भारतीय रेल विकास निगम जी लिमिटेड का ये था चांदी 100 ग्राम का। फिर दूसरे दिन भी मिला हमको, आपको हैदराबाद में एक कंपनी ने दिया आपको 50 ग्राम का चांदी का स्लॉट। फिर 20-20 ग्राम का एक कंपनी ने दिया 2 चांदी का स्लॉट, हमने लौटा दिया। ठीक ना। तो ये सर पुरानी परंपरा होगी, लोग लेते होंगे, आपके अब साथ हम के जो क्या लोग गए थे वो कहेंगे? लिए थे। अब हम इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसलिए कि मैं अपने बारे में बोल सकता हूं कि मैंने उसको लौटा दिया। आपने क्यों सोचा कि लौटाना चाहिए? आजकल सोना तो इतना महंगा है, चांदी भी ठीक ठाक रेट है। चूँकि जिन लोगों ने हमको चुन करके भेजा है जी वो 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके लोगों ने, ये लोग तो माने हजारों करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के चुनाव लड़े हैं। माने कॉरपोरेट कंपनियों पर ईडी सीबीआई का छापा मार करके, इनकम टैक्स का छापा मार करके भयभीत करके इन लोगों ने पैसा लिया। और हम लोगों ने इनके पैरेलल में जनता का बॉन्ड जारी किया था। 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपये का कूपन जारी किया था, और उसी से करीब 39-40 लाख रुपया जो चंदा आया हम लोगों ने खर्चा किया। तो वो जिन लोगों ने अपना माने कहा जाए कि पेट काट करके हम लोगों को चंदा दिया, उन पेट काट करके माने चंदा देने वाले लोगों की स्थिति, चाहे वो खेतों में किसान हो अनाज पैदा करने वाले, या खेत मजदूर हों, या फिर रिक्शा टमटम टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हों, फुटपाथी दुकानदार हों, छोटे मझोले व्यवसायी हों, उनकी सुविधाओं को हम कैसे बढ़ाएं। इसलिए माने हम लोग आए हैं, लोकसभा में भेजा है कि रेल यात्रा को कैसे सहज बनाया जाए, उनके लिए आरामदायक बनाया जाए। न कि खुद हम माने सोना चांदी कमाएं, सोना चांदी माने लें और घर जमा करें। ये उनके साथ विश्वासघात होता अगर हम उसको रख लेते तो। जो मतलब आप CPI-ML से हैं, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं, तो मैं देखता रहा हूं कि मज़दूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई आपकी पार्टी लड़ती रही है। जब मैं लोकसभा में आपके सवाल पढ़ रहा था कि आपने क्या सवाल पूछे हैं लिखित में, तो सबसे पहला सवाल जो मैंने देखा इस सेशन का कि आपने मिनिमम वेजेस पे पूछे हैं। पहला सवाल ही वही है, जिसमें मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि वो क्या है मसला। आपका पहला सवाल है, और ज़्यादातर लगभग 9 सवाल मुझे दिखे जिसमें ज़्यादातर कामगार श्रमिकों से जुड़े हुए हैं। जो सवाल है कि सरकार को असम के डिब्रूगढ़ के चबुआ एयरफोर्स स्टेशन के श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने को लेकर अखिल असम ठेकेदार श्रमिक संघ ने जो शिकायत दी है, क्या इसकी जानकारी है? ये थोड़ा बताइए कि चबुआ एयरफोर्स पे श्रमिकों का मसला क्या है न्यूनतम मजदूरी को लेकर, और सरकार ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं, इनकी मंशा ही नहीं है। ठीक ना। ये तो ज़रूर है कि एक बने खास स्टेट के बारे में या खास माने एक जगह के बारे में वहाँ भी दिया गया, लेकिन पूरे देश का मामला है। खास करके हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि जो स्कीम वर्कर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। न्यूनतम मजदूरी तो छोड़िए ना, अब जैसे जो रसोईया बहनें हैं उनको 1600 1650 उनका मानदेय है। पहले 1200 रुपया था। लड़ भिड़ करके लोकसभा में, विधानसभा में हम लोग लड़े, बाहर में उन लोगों का हड़ताल हुआ तो ये इतना पर आया है। तो 50 रुपया में कैसे किसी का परिवार चलेगा? 50 रुपया में तो एक कप चाय जो है मैंने बढ़िया होटल में नहीं मिलेगा। ठीक ना। तो हम लोगों को ये लगता है कि जो लोग वास्तव में इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो देश चला रहे हैं, माने किसान पैदा नहीं करें तो भूखे मर जाएगा देश। जो ऐसे मजदूर हैं वही लोग सुंदर सड़कें बना रहे हैं, ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, रेलवे का लाइन बिछा रहे हैं, बाजार लगा करके फुटपाथी दुकानदार लोग गुलजार किए रहते हैं। मनुष्य होने का एहसास होता है उससे, माने सहज ढंग से सामान मुहैया कराते हैं, और वो तो उनका योगदान पूरे देश को स्वर्ग बनाने में है। लेकिन उन लोगों को खुद नरक की ज़िंदगी दी गई है इस देश में। इसलिए जो कामगार लोग हैं, अभी कल आए थे लोग, माने जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं महिलाएं, खाना बनाने का, दाई का काम करती हैं, उन लोगों का भी यूनियन है, डिमांड दिया उन लोगों ने। 12 को उनका धरना है, बुलाए हैं लोग। हम बोले कि ठीक है आएंगे हम लोग। तो माने एक मानव का जो गरिमामय जीवन है वो जीवन मिलेगा कि नहीं? आप विश्व की बोल रहे हैं कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, सबसे बड़ी, और कुछ वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो उस अर्थव्यवस्था में
जो इस अर्थव्यवस्था के नींव है, रीढ़ है, वो हैं कि अडानी अंबानी हैं जी। सब कुछ तो उन्हीं के तरफ प्रवाह है जी। पूरा बजट का प्रवाह जी। ठीक ना। बिजली दीजिए उनको, एयरपोर्ट दीजिए, बंदरगाह दीजिए, खदान दीजिए किलोमीटर के हिसाब से, खेती योग्य ज़मीन दे दीजिए, सब कुछ उनके लिए। हम लोग तो कहते हैं कि भाई ऐसा काहे कर रहे हैं आप, ऐसा काहे कर रहे हैं कि अभी इससे बेहतर होगा कि एक बार कोई विधेयक लाइए, जी जी, लाइए कि भाई जितना जिसके घर में जो भी गहना गुड़िया है, हंडिया बर्तन है, चाउर दाल है, ठीक ना, गाय बकरी है, सब लाद करके पहुंचा दीजिए अडानी के घर में। माने ये इस तरह से सरकार चलती है। जी। लोगों के मुंह से रोटी आप छीन रहे हैं, उनके सिर से छत छीन रहे हैं, हाथ से रोजगार छीन लिए। कैसे चलेगा ये देश? हिंदू मुसलमान से, गाय गेरू से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से, मंदिर मस्जिद से, रोज ये जो है मंदिर मस्जिदों के अंदर नीचे जो है मंदिर खोद रहे हैं। जी जी, तो आप पुराने चीज़ों को लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? तो उसी काल की क्यों बात होगी? जी। हम मुगल काल की ही क्यों बात करेंगे? हम ले जाएंगे और जो माने बौद्ध धर्मों का, जो बौद्ध धर्म के जो माने ये मठ थे, उनके साथ जो हुआ, 84,000 मठों को ढा दिया गया। अब हम लोग कहें कि मंदिर के नीचे आप बौद्ध मठ तलाशिए, ये तो उचित नहीं होगा। ये तो चल ही रहा है कि मंदिर मस्जिद। लेकिन आप जब सवाल चुनते हैं सर, मैं थोड़ा आपके सवाल पे बातचीत रखूंगा, आप जब सवाल चुनते हैं आपके दिमाग में क्या होता है? क्योंकि आपके ज़्यादातर सवाल श्रमिकों से या इन्वायरमेंट से, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है और एक इजराइल पे सवाल है, इजराइल में जो भारतीय मजदूर गए हैं। तो सरकार ने आपके सवाल के जवाब में, विदेश राज्य मंत्री ने बोला कि 12,000 लोग जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके जरिए गए हैं और उसमें से 200 वापस आ गए हैं क्योंकि उनकी भाषा की प्रॉब्लम थी और स्किल के। आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आया कि इजराइल में जो भारतीय मजदूर हैं उन पे सवाल एक पूछना चाहिए? बिल्कुल, इसलिए कि वो हमारे देश के नागरिक हैं और मैं समझता हूँ कि सभी गरीब घरों के बच्चे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार के नाम पर आप तो आए थे रोज़गार देने के लिए कि साल में हम जो है 2 करोड़ रोज़गार देंगे। इनको तो 22 करोड़ रोज़गार का हिसाब देना चाहिए, वो तो नहीं दिए, सरकारी नौकरी नहीं दिए। अभी भी 30 लाख पद खाली हैं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के, उसको नहीं भर रहे हैं। लेकिन इजराइल को ये सस्ता श्रम जो है उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ से भेज करके मजदूरों को। आदमी रोजी रोटी की तलाश में, मजबूरी में, और वहाँ युद्ध चल रहा है। हाँ, वही चले गए। अब चले गए, उनकी तो जान सांसत में पड़ गई, आफत में पड़ गई। उनके घर में रोहा रोहट मचा है कि भाई क्या होगा, हमारा बेटा, हमारा भाई बच करके आएगा कि नहीं आएगा। और आप जो 12,000 में 200 को मंगाए हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। आपको तो एकदम स्पेशल, जिस तरह कोरोना काल में आप अपने लोगों को बुला रहे थे विदेशों से, आपको स्पेशल विमान भेज करके कि हमारा भेजो, हमारा एक एक नागरिक जो काम करने आया है, नौजवान, सब जाएगा भारत, हम भारत में उसको रोज़गार देंगे। आप यहाँ रोज़गार नहीं दे रहे हैं और मौत के मुंह में भेज रहे हैं। तो श्रमिकों से सृष्टि का श्रृंगार है जी। आपका सवाल है कि हम श्रमिक का ही क्यों उठाते हैं? मतलब ज़्यादातर मुद्दे आप श्रमिक इसलिए कि श्रमिक ही ये सृष्टि बनी है। इस सृष्टि को यहाँ तक विकसित करने में श्रम की भूमिका है जी। किसी अंबानी अडानी की भूमिका नहीं है जी। किसी कॉरपोरेट की भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका लूटने की है कि लोग कमा कमा कर बैंकों में जमा करें। अभी एक बैंक का था, ये परसों दिन हमने कहा, एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैंकों का 10 लाख करोड़ कर्ज जो है वसूल किया गया। तो हमने कहा कि भाई आपने किससे वसूल किया? उसमें विजय माल्या शामिल है, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी शामिल है। आपने साधारण लोगों से टैक्स माने जो है ये बैंक का कर्ज लिया। एक आम किसान जो है 50,000 का कर्ज लिया है, नहीं लौटाएगा तो डांड में राशा बांध करके बाजार घुमाते हुए, गांव घुमाते हुए ले जाइएगा। कितने किसानों ने आत्महत्या किया? आप ये बताइए कि कितना कर्ज माफ किया बैंकों का जी, ये भी तो बताना चाहिए। किसका माफ किया जी? अडानी अंबानी शरीक है, कॉरपोरेटों का माफ किया। तो ये श्रम से सृष्टि का श्रृंगार है। यहाँ तक माने जो है संसार कहिए चाहे हमारा देश तरक्की करके यहाँ तक आया मेहनत के बदौलत। इसीलिए मेहनत हमारे लिए, श्रम जो है हमेशा पूजनीय है, आदरणीय है और उनके लिए हम लड़ेंगे। जो लड़ाई हम लोगों ने भोजपुर के गाँव में कहिए कि 50 साल पहले, 40 साल पहले शुरू किया था सामंती धाक के खिलाफ जी जी, कि जो वहाँ के दलित पिछड़े थे उनको दादा बाबुलों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था जी जी, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था जी जी, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल।
उनकी बहू बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाती थी। कॉमरेड राम नरेश रामेश्वर यादव, मास्टर जगदीश, एक बारी से ये लड़ाई शुरू हुई और हम लोगों ने गांव-गांव में, हमें इस बात का गर्व है, फक्र है कि हम लोगों ने गांव-गांव में भूमिहीन गरीब किसानों को, खेत मजदूरों को, दलित पिछड़ों को, अक़लियतों को शान के साथ सर उठाकर चलने का अधिकार दिलवाया है जी। हमारे बहुत सारे साथियों ने शहादतें दी हैं। हमारे 2 महासचिव शहीद हुए। कॉमरेड चारू मजुमदार की हत्या कर दी गई लाल बाजार पुलिस लॉकअप में। हमारे दूसरे महासचिव कॉमरेड जवाहर दत्त भोजपुर के बाबू बांध में डॉक्टर निर्मल महतो के साथ शहीद हुए जी। हम तो आपकी पार्टी और आपकी लेगेसी पे आगे बात करेंगे। अब हम थोड़ा यहाँ से चुनाव की तरफ लौटते हैं, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है। तरारी विधानसभा क्षेत्र, आप वहाँ के विधायक थे 2 बार लगातार, 15 में और 20 में भी। लेकिन जब आप वहाँ से सांसद चयनित हो गए तो उस सीट पे उपचुनाव हुआ और आपकी पार्टी के राजू यादव चुनाव हार गए। मैं जब आपका इंटरव्यू कर रहा था तो थोड़ा आपके बारे में जानने के लिए आरा के कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि इस बार सांसद जी थोड़ा कम सक्रिय नज़र आए उपचुनाव में, तो क्या वजह रही? ना सक्रिय नहीं, हम लोग बीच में चले गए थे, स्टैंडिंग, वही रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो वहाँ गए थे हम लोग। ये भी ज़रूरी था, साथियों ने कहा कि जाना चाहिए, तो हम गए, फिर आकर के फिर लगे, सब पूरा प्रचार करके गए और आने के बाद फिर लगे हम लोग। तो लगे हम लोग, चुनाव में जीत हार होता है, ठीक ना। अब हम तो यही कहेंगे कि 2 बार हम लोगों ने हराया था वहाँ भाजपा को और लोकसभा में भी हराया। तो जो वहाँ की सांप्रदायिक सामंती ताकतें हैं, ठीक ना, जो जन विरोधी लोग हैं, और वो लोग माने कहे कि खार खाए हुए थे जी। हाँ, मैंने कि भाई 3 बार ये लोग हरा दिए कि इस बार हर हालत में ये करना है। तो लास्ट आवर में जम करके कहा जाए कि बोगस वोटिंग हुई वहाँ। आप ये कह रहे हैं कि गलत वोटिंग हुआ है? हाँ, बिल्कुल लास्ट टाइम में 4 से 6 के बीच में ये लोग दूसरे जगहों से लोगों को ले गए थे, ठीक ना। और ये बोगस वोटिंग इसका एक वजह है, बहुत बड़ा वजह है। आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं ना ये कह के कि बोगस वोटिंग। हम लोगों ने तो ये भी देखा कि भाई जो उनके बूथ हैं वहाँ माने होमगार्ड के जवान हैं, और जहाँ हमारे आधार के मजबूत बूथ हैं वहाँ पर जो है अर्धसैनिक बल हैं जी। तो कई वजहें होती हैं। पूरा केंद्र सरकार का कैबिनेट लगा हुआ था तरारी विधानसभा में, राज्य सरकार का कैबिनेट लगा हुआ था, सारा कुछ। ये कई बार कहते हैं कि जहाँ जिसकी सरकार होती है उपचुनाव लगभग वहीं जीतता है, लेकिन अगर देखिए सर, 4 जगहों पे उपचुनाव हुए, 4 में से 3 सीटें आपके गठबंधन के पास थी, 2 राजद के पास जी। और 1 आप थे जहाँ से आप जीते थे। एक था जो जीतनराम मांझी जी, वहाँ से उनकी बहू चुनाव जीत गई। लेकिन 3 सीट विधानसभा चुनाव से लगभग 6-8 महीने पहले चला गया आप लोगों के हाथ से। आप इसको कोई संकेत नहीं मान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे? उपचुनाव कोई संकेत नहीं होता है, ठीक ना। उपचुनाव कहिए कि आमतौर पर जनरल भाषा में कहते हैं लोग कि सरकार का चुनाव होता है, कहा जाता है, ठीक ना। चूँकि कम सीटों पर चुनाव होता है और पूरा जितना जिसके पास जो ताकत है वो ताकत झोंक देते हैं, वैध अवैध जो ताकत है। और निश्चित है कि इस मामले में हम लोग माने मुकाबला नहीं कर पाए उनका जी। हाँ, हार की वजह क्या लगती है? 4 सीटें हारना, 3 सीटें हारना माने है, वो तो ही बोले ही हम कि माने जो है लास्ट में जिस ढंग से 68,000 वोट आया हम लोगों को, ठीक ना। 10,000 से उनकी जीत हुई। पिछले दफ़ा 12,000 वोट से जीते थे, उसके पहले वाले में 272 वोट से जीते थे। तो होती हैं, हम लोग समीक्षा और माइक्रो लेवल पर बूथ वाइज कर रहे हैं कि भाई कहाँ हमारा वोट जो है डैमेज हुआ। हम लोग फिर जीतेंगे 2025 में जी। हाँ। बिहार में इस बार चुनाव में पहली बार जन स्वराज नाम की एक पार्टी आई है, आप परिचित होंगे प्रशांत किशोर से। राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रशांत किशोर पांडे कह के संबोधित कर रहा है और बीजेपी का बी टीम बता रहा है। हालांकि इस बार जो उपचुनाव में उनके कैंडिडेट थे उनको अच्छे वोट नहीं मिले, आपके सीट से 5 या 6,000 वोट आए हैं, लेकिन हाँ, कितना वोट पड़ा? 6,000 लगभग ना 6,000 नहीं है, 5 या 6,000 के करीब में उनको वोट हुआ है। तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर किसके लिए चुनौती बनेंगे? महागठबंधन के लिए? अगर वो 25 के चुनाव में उतरते हैं तो लोकतंत्र उनकी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र में सबको
चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है, वो भी बना रहे हैं। अब हम उस पर कमेंट क्या नहीं, करें। उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? किसको ज़्यादा नुकसान करेंगे वो? अब आने वाले दिनों में पता चलेगा ये किसको नुकसान करेंगे, ठीक सर, ना। आप तो- लेकिन हम लोग तो ये जान रहे हैं कि जहाँ बीजेपी का आधार है उनके कैंडिडेट वहाँ नहीं जा रहे थे, कम जा रहे थे। जहाँ इंडिया गठबंधन का आधार है ज़्यादा उन लोगों का चोट था, ज़्यादा कहा जाए कि केंद्रीकरण था जी। तो अब माने हम लोग इस मामले में उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं कि वो आंदोलन में विश्वास नहीं रखते। अच्छा। हाँ, वो आंदोलन में विश्वास नहीं रखते तो माने अब क्या कहिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी कि ठीक है आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन किसी के बारे में कोई अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना। जी जी। एक बात तो ये कहेंगे, दूसरी बात कहेंगे कि आप जनता का जो है एजेंडा अगर भूमिहीनों के ज़मीन के मन दिलाने के पक्ष में नहीं है आप, अगर जो गरीब भूमिहीन जहाँ बसे हैं, खास करके हमारे यहाँ जो महादलित मोहल्ले हैं, खास करके मुसलटोल जो है वो 100 साल 150 साल से बसी है, लेकिन उनके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है। तो आप अगर उनको ज़मीन का कागज़ बने इसका वकालत नहीं कर सकते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि तब सोचने वाली बात होगी कि तब आप क्या करिएगा, क्या करना चाहते हैं। अभी से उसका सिग्नल, आप आंदोलन के समर्थक नहीं है तो आप क्या हैं जी। ठीक ना। हमें आंदोलन में विश्वास है कि आंदोलन से ही यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। लड़ करके भूमिहीन गरीब किसान लोग गांव में सिर उठा कर चलने का अधिकार हासिल किए हैं। या मन के हिसाब से कि भाई जो न्यूनतम मजदूरी है वो हमको दीजिए, या हमारा वोट आप काहे डालिएगा, हम डालेंगे। हाँ, हमारा वोट आप काहे डालिएगा। हाँ, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। तो ये पहले नहीं होता था। या फिर हमारी प्रतिष्ठा पर आप हमला नहीं कर सकते, हम विरोध करेंगे जी, हम मुकाबला करेंगे। ठीक ना। तो आपके महागठबंधन के जो साथी हैं राजद, उनको बीजेपी का बी टीम बता रही है, इससे आप सहमत हैं? ना, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ये उनका वो किस लिए कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब तो वही लोग देंगे जो ऐसा कह रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा एक आध सवाल और बिहार के चुनाव से ही पूछेंगे, फिर और चीज़ों पर लौटेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है अगले साल, यात्राएं खूब चल रही है, आपकी पार्टी भी बिहार बदलो करके एक यात्रा चला रही है, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं। इसी बीच एक यात्रा हुई जो काफ़ी विवादों में रही और चर्चा में भी रही, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो बिहार के एक सांसद हैं, आपके कलीग भी होंगे, मंत्री हैं, गिरिराज सिंह, उन्होंने की। और जब वो सीमांचल इलाके में गए, खासकर जो कहा जाता है मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ उन्होंने लब, थूक और ज़मीन जिहाद का जिक्र किया। साथ ही कहा कि सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि बिहार में ये सारे मसले, थूक जिहाद, ज़मीन जिहाद, लब जिहाद, ये सब मायने रखते हैं कि बिहार की प्रायोरिटी कुछ और है या होनी चाहिए? देखिए, हम तो बोल रहे हैं, पहले भी बोले कि इनके पास कहने के लिए, बोलने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ये इसका अलावा और कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये माने देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को खा गए। अच्छा, खा गए, ये चौपट कर दिया इन लोगों ने भविष्य। यहाँ की खेती को ये चौपट करना चाहते थे अडानी अंबानी के हाथ में देकर, यानी लोगों के भूख का माने व्यापार करना चाहते थे जी। लेकिन लोगों ने लड़ाई लड़ा जी। अभी जिस तरह से माने पूरे देश में ये हम फिर उसको दोहराना नहीं चाहते कि जिस तरह से ये माने शासन चला रहे हैं राजा महाराजा की तरह, तो एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है। अच्छा, ठीक ना। ये सोच रहे थे कि हम 400 के पार जाएंगे, लेकिन इनको पिछले चुनाव की तुलना में 63 सीटें कम आई। अगर इनको स्पष्ट बहुमत मिलता तो क्या करते, लेकिन कहावत है ना कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, वही हालत है। तो ऐंठन तो जनता ठीक करेगी, इनका धीरे धीरे ठीक होगा। ये 10,000 साल नहीं ना राज चलाएंगे जी। राज 10,000 साल नहीं चलेगा। भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, रोटी से बड़ा, रोजगार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आप तय कीजिएगा कि हम क्या खाएंगे, आप तय कीजिएगा कि हम क्या पहनेंगे, हैं आप तय कीजिएगा कि हम किसकी पूजा करेंगे। आप कौन होते हैं? आपके कहने पर लोग राम को पूज रहे हैं। हाँ, आप माने आपके कहने से लोग धर्म कर्म कर रहे हैं
कि सदियों से ये चीज़ें जारी वैसे जब ये यात्रा निकली तो जो इस पार्टी की गठबंधन की पार्टी है जेडीयू, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन बिहार की पुलिस प्रशासन, क्योंकि हिंसा हो सकती है, ऐसी यात्राओं में विवाद भी होते हैं, कुछ उल्टा सीधा किसी ने बोला उधर से कुछ, लेकिन जेडीयू की भूमिका कैसे देखते हैं उस यात्रा में आप, क्योंकि दोनों तो गठबंधन में हैं। ना, अगर आप हैं तो आपको रोकना चाहिए, अगर खिलाफ में हैं तो आप ऐसी चीज़ों के, आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुला से परहेज कर रहे हैं। अच्छा, गुड़ खा करके गुलगुला से परहेज करना ये अनुचित है, उचित नहीं है। आपने अगर साथ नहीं दिया होता तो ये आफत विपत की सरकार फिर दोबारा नहीं आती इस देश में। अच्छा हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने ही ये सरकार बनाने में कहा कि अपना कंधा लगाया, बैसाखी दिया अपना कि लो हमारे बैसाखी के सहारे चलो। और आप ड्रामा क्यों कर रहे हैं कि भाई हम इसके खिलाफ में हैं जी। आप हाँ ना क्यों, माने हाँ ना में कहिए, बीच में ना हाँ भी है ना भी जी, हैं, कुरु कुरु मुरु मुरु दोनों होगा। पर अब नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ना अब कभी उधर नहीं जाएंगे, अब इधर ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं, वो तो बराबर कहते हैं ठीक ना, एक बार नहीं कहे। संभावना है क्या सर आगे कुछ बदलाव? अब क्या होगा अब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन माने ये चीज़ ठीक नहीं है। आप रोजगार की बात कीजिए, आप माने देश की तरक्की की बात कीजिए, इस पर कोई चर्चा नहीं, खाली बस धार्मिक बात हिंदू मुसलमान, इससे देश पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। ये चाहते हैं कि लोग लड़ें इसी नाम पर और हम सब कुछ उठा करके अबांडी अडानी के हम हवाले कर दें। यहाँ की खेती, यहाँ का खदान, यहाँ का कारखाना, जल जंगल ज़मीन सब कुछ उनके हवाले कर दें। पर सर अब लौटते हैं थोड़ा आपके और आपके पार्टी की तरफ। आपसे पर्सनल बारे में पूछेंगे क्योंकि आपका भी एक लंबा संघर्ष रहा है। जो CPI-ML है, जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उसने वक्त के साथ अपने राजनीति को बदल लिया? क्योंकि आप लोग लगभग 2 दशक तक लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपकी राजनीति रही, ठीक है, और पिछले कुछ सालों से आप उसी महागठबंधन में उनके साथ हैं। मैं जिस जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ के हैं चंदू, जो JNU में प्रेसिडेंट थे। उनकी हत्या का आरोप तब, और काफ़ी विवाद हुआ था, बिहार भवन का आपको याद होगा, गोली, एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता बंदूक लेके आ गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की राजनीति बदल गई और आप उसी व्यक्ति उन्हीं के साथ गठबंधन में आ गए जिनके खिलाफ ये ऐसा ही हो गया कि शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हो गया? क्या ऐसी वजह रही? देखिए, अभी बीजेपी सबसे बड़ा खतरा है, ठीक ना, देश के लिए, समाज के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। इसलिए भाजपा को रोकने के लिए हम लोगों ने एक गठबंधन बनाया है, लेकिन हम जन सरोकार के सवालों पर लड़ना बंद नहीं किया है। अच्छा। बिहार विधानसभा में भी हमारे 12 विधायक थे जिस समय, हमने गठबंधन का समर्थन किया भाजपा के खिलाफ में, लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं हुए कि नहीं भाई हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार में शामिल होंगे तो हमारे मुंह पर ताला लग जाएगा। अच्छा। जहाँ भूमि का सवाल है, किसानों की खेती को फ़ायदेमंद बनाने का सवाल है, रोजगार का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, हम जो महिलाओं की माने सुरक्षा का सवाल है, इन सवालों पर हम सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह लड़ेंगे। लेकिन जहाँ भी भाजपा के माने खिलाफ में लड़ने की बात आएगी, हम आपके साथ हैं। और इंडिया गठबंधन का कहा जाए कि विश्वस्त माने सहयोगी भाकपा माले है जी। हाँ, गर्दन कट जाएगी लेकिन भाजपा के पक्ष में कोई हम लोग का हाथ नहीं उठवा सकता है। नहीं, वो तो ठीक है, पर आप लोगों की जो जिस मतलब क्या ऐसा यूटर्न आया पॉलिटिक्स में? यूटर्न का क्या बात है, भाजपा है, भाजपा। अब जब देश रहेगा तब तो कोई पार्टी रहेगी। अच्छा। देश रहेगा तब तो कोई धर्म रहेगा, हिंदू रहेगा चाहे मुसलमान रहेगा। देश रहेगा तब तो ये जो है सरकार रहेगी, किसी की, भाजपा की हो या इंडिया गठबंधन की। ये तो देश के लिए ही खतरा है, ये विपत्ति है। इसलिए इस विपत्ति को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है जी। और माने ये सबसे बड़ा खतरा है। अब आप मान लीजिए कि आप किसी गांव में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, अब मान लीजिए कि किसी से आपका झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया और लाठी डंडा चला, कोई ऐसा आदमी गुंडा खड़ा हो गया जो माने आप दोनों आदमी को जो है
एकदम ख़त्म करना चाहता है, मारना चाहता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए आप माने वही कहिएगा कि लाठी चला था 2 साल पहले हम लोगों में। अच्छा। हम उसके खिलाफ में नहीं एकजुट होंगे। हाँ, एकजुट होगा आदमी ना कि उसको ख़त्म, उस सबसे दोनों आदमी को मार देगा, ख़त्म कर देगा। और ज़िंदगी आपकी रहेगी, आप आपस में लड़ लेंगे। हाँ, लड़ लेंगे, जी, बाद में लड़ लेंगे, फरिया लेंगे। जी, लेकिन ये समझिए कि माने ये माने महाविनाश लेकर के ये लोग आए हैं। जी, सृष्टि का विनाश करने पर ये लोग आमादा हैं। सृष्टि का ही विनाश करना चाहते हैं। पुराने चीज़ों को आप कहाँ ले जाइएगा? आप ले जाइएगा जंगल युग में। पीछे चीज़ें तो ऐसे ही जाएंगी। मस्जिद के नीचे मंदिर खोजिए, मंदिर के नीचे जो है बौद्ध मठ खोजिए, उसके बाद खोजिए माने बाबा आदम युग की चीज़ों को खोद लिए। मनुष्य को नंगा आप ले जाना चाहते हैं? आप कांचा मांस खाए, माने खुलेआम नंगा घूमे आदमी। ये उस स्थिति में समाज को पीछे ले जाइएगा, पीछे नहीं जाएगा समाज। ये तो रोज का ही ड्रामा चल रहा है कि कोई जाता है, एक पत्र दे देता है कोर्ट में कि यहाँ माने मंदिर है, यहाँ मस्जिद ऐसा है। तो किसी गरीब के सवाल पर नहीं देखा हमने कि माने कोर्ट ने त्वरित माने न्याय किया हो। किसी के मन में आया, कह दिया कि भाई वेस्टर्न कोर्ट के नीचे जो है बहुत बड़ा माने धार्मिक जो है मंदिर है, आप आ करके तुरंत माने फैसला हो गया कि जाओ सर्वे करो। 19 तारीख को माने अपीलदारी हुआ, 19 को ही फैसला हो गया, 4 बजे पहुंच गए माने सर्वे टीम करने के लिए। तो सर्वे पुलिस को लेकर के जाइए, डीएम एसपी जाए। वहाँ बजरंग दल के लोग क्यों जाएंगे? जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हो क्यों करेंगे? जी, माने ऐसे चलता है कोर्ट का ये। हम लोग तो वर्षों लग जाता है गरीब आदमी को न्याय पाने में। बिल्कुल। और आप इतने माने ज़्यादा त्वरित न्याय के पक्षधर हैं कि तुरंत 19 तारीख को अपील, 19 को फैसला और 19 को सर्वे टीम निकल गई। और फिर जो है फिर आप पहुंच गए बिना कोर्ट के आदेश के 24 तारीख को सर्वे करने के लिए। सरकार कुछ जल्दबाजी में थी, कोर्ट और कोर्ट जल्दबाजी यही करना ही है इनको। जी। उसके बाद अजमेर शरीफ, हाँ, माने क्या चल रहा है तो भाई? जामा मस्जिद का भी जिक्र आ गया। हाँ, राजा महाराजा का चल रहा है राज। जी, कि महाराजा के मन में आ गया कि लो भाई हम नाच देख रहे हैं, किसी नर्तकी के, किसी नर्तक के नाच पर खुश हो गया, लो जाओ 50 गांव दे दिया तुमको। जी, हाँ, ये फलाना आदमी एक गलती किया है, मारो इसको, माने 50 कोड़ा लगाओ। जी, ये आप चल रहा है माने जंगल जुग ले आना चाहते हैं। जी। जंगल का कानून चलेगा, ये जंगल का कानून चलाना चाहते हैं, नहीं चलेगा। इसको रोका कैसे जाए? जनता रोकेगी, इनकी बंदोबस्त जो है जनता करेगी। ठीक ना? काठ की हांडी कितना दिन खाना बनाइए काठ की हांडी में? जी, हमने फिर कहा कि जो रोटी है वो रोटी सब चीज़ से ऊपर है। भूख, ये भूख का व्यापार करना चाहते थे, कृषि कानूनों को ला करके कॉरपोरेटों के हाथ में खेती दे करके। लेकिन किसानों ने इनकी औकात बता दिया। 1 साल 13 दिनों तक धरना चला, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। लेकिन इनको घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया, और फिर किसान इनको खड़ा करेंगे। फिर किसान सड़कों पे हैं। कल दिल्ली आ रहे हैं 6 तारीख को, वहीं किसान जो शंभू बॉर्डर में बैठे हैं। आप क्या समझते इधर हैं नोएडा वाले आपको साइड भाई? में किसान बैठे हैं। कहाँ के आप महाराजा हुए हैं? जी, कहाँ के राजा महाराजा हुए हैं जो आप हमारे भाईचारे को ख़त्म कर दीजिएगा? सर एक सवाल है कि CPI-ML लंबे समय से क्लास की पॉलिटिक्स करती रही है, जबकि बिहार की राजनीति कास्ट की पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो कैसे संतुलन बनाते हैं आप? जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है राष्ट्रीय जनता दल, वो कास्ट की पॉलिटिक्स है, साफ साफ दिखता है। बिहार की पॉलिटिक्स ही कास्ट की पॉलिटिक्स है, तो आप संतुलन कैसे बिठाते हैं कास्ट और क्लास की पॉलिटिक्स में? ना देखिए, कास्ट ठीक है, समाज है, समाज में जातियां भी हैं, लेकिन हम लोग क्लास की पॉलिटिक्स करते हैं, वर्ग की। अब वर्ग तो 2 ही वर्ग है, अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है, सर्वहारा है और पूंजीपति है। तो जो लोग पूंजीपति लोग हैं वो संगठित हैं पूरी दुनिया के, देश के भी। लेकिन जो गरीब हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, वो बिखरा हुआ है। वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग बांट करके उनको रखना चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हम वर्ग के आधार पर उनको गुलबंद करें। रोजगार क्या, माने भाजपा के समर्थक के जो घर हैं उनको नहीं चाहिए? महंगाई क्या उनके लिए नहीं है? बेरोजगारी उनके लिए नहीं है? क्या उनके लोगों को सहज ढंग की यात्रा नहीं चाहिए ट्रेनों में? चाहिए ना, सब लोगों को चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि सब लोग माने जो है
माने आज हिंदू बन गए, इधर सब लोग मुसलमान हो गए, वो उस दिशा में ले जा रहे हैं। ये हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि ये हिंदुओं की एकता को तोड़ रहे हैं जी। हम लोग कहते हैं कि भाई ये मेहनत कशों की एकता को तोड़ने के लिए, आज देखिए ना भाई श्रमिक वर्ग की क्या स्थिति है, यूनियनों की क्या स्थिति है, रेलवे के हो या बैंक के हो, सब कुछ तो ये अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। सब लोगों को ये महसूस हो रहा है ना कि ये राज बहुत खतरनाक है। जो लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे थे, उनको समझ में आ रही है बात ना कि ये दरअसल ये नारा लगवा करके हमारे मुंह से रोटी छीनना चाहते हैं, हाथ से रोजगार छीनना चाहते हैं जी। तो ये तो चाहिए सबको। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनका राज होगा देश में। सर, हम जब से मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब से ये लाइन सुन रहा हूँ। हालांकि कोई भी व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है, पर पिछले कुछ सालों से देखें तो कोई भी आंदोलन होता है, एक किसान आंदोलन को छोड़ दिया जाए, सीए एनआरसी आंदोलन किस दिल्ली राइट्स पे के सिचुएशन पे जाके ख़त्म हुआ, लगभग 50 लोगों की मौत हुई। कल यहाँ पे मनरेगा के मजदूर आए थे जंतर मंतर पे, आपने ही बताया कि आंगनबाड़ी के लोग आ रहे हैं। कई पिछले 1 साल से जो बस मार्शल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मजदूरों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ मीडिया भी नहीं उठा रहा। मीडिया में पहले आंदोलन की बातें होती थी, वो मजदूर नेता आते थे। मुझे नहीं लगता कि किसी चैनल में आखिरी बार कब मजदूर नेता गया होगा बोलने के लिए। तो एक तरीके से उनकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, जो शोषित की या मजदूरों की या कामगारों की बात कर रहे थे। तो आपको ऐसी कौन सी उम्मीद दिख रही है कि आपको लग रहा है कि एक दिन तो बदलाव होगा? बिल्कुल, माने देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है जी। अब कोई ये चाहे कि 12 महीने जाड़ा पड़े, नहीं पड़ेगा। जाड़ा के बाद बरसात आएगी, गर्मी आएगी, ठीक ना। ये प्रकृति का चक्र जो है वो समाज में भी चलता है, ठीक ना। समाज में भी चक्र चलता है। आप कोई किसान की खेती जो बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं, माने लगातार 7 साल से मारी जा रही है जी। फिर भी लोग इस आशा पर अगले साल खेती करते हैं कि इस साल खेती सुधरेगी और हमारा बेहतर जीवन शुरू होगा। बिल्कुल। कोई बाढ़ में 7 साल से बह जा रहा है फसल, इसलिए वो खेती करना नहीं छोड़ देता। जो माने रोज़ गोले चलते हैं, जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं, गोलों के ये कोई तो गांव छोड़ के नहीं भागता कि गांव खाली कर दो, नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे। रहता है ना, गांव में रह रहे हैं लोग ना। हम लोगों ने देखा, माने एक किंवदंती है, कथा है कि भाई श्री कृष्ण के माने कई भाइयों को उनके खुद के मामा ने मार दिया, कंस ने मार दिया पटक पटक करके, इसलिए कि इनकी माँ की विदाई हो रही थी। जिस समय भविष्यवाणी हुई थी कि जो बहन को तुम विदा कर रहे हो, इसी के कोख से पैदा बेटा जो है तुम्हारी हत्या करेगा, मार दिया। तो क्या ये प्रयास अगर बंद कर देते कृष्ण के पिताजी कि तो सब मार दे रहा, हत्या कर दे रहा है, अब बच्चा पैदा करके क्या होगा, तो कंस का कभी नाश नहीं होता जी। तो ये निराशा हताशा का दौर था एक समय में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे देश उभर रहा है जी। अगर नहीं उभरा होता तो इनको 63 सीटें कम नहीं आती जी। या किसान जो है हार थक करके बैठ जाते। कितना दिन हुआ, अभी तो मैंने 2 साल पहले डटे हुए थे, फिर नए सिरे से खड़ा हो गए कि अभी कृषि कानून सस्पेंड है, वापस नहीं हुए हैं। या फिर जो है कृषि कानून के आंदोलन जो वापस हुआ, उस समय जो समझौते हुए थे उनको लागू नहीं किया जा रहा। एमएसपी की गारंटी के कानून और या फिर किसान नेताओं पर से जो 46,000 मुकदमे किए गए थे उनको वापस करना था, या जो शहीद हुए थे किसान उनके परिवारों को मुआवजा देना था। ये केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया जी। तो इसलिए फिर एफआईआर तो वापस नहीं हुए हैं, और एमएसपी के लिए जो कमेटी बनी थी 2 साल प्लस हो गए, उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। तो हम लोग उसको लगातार देख रहे हैं। सर, थोड़ा विचारधारा और इस पे बात करते हैं कि जैसे समाजवादी, क्योंकि आप खुद इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो मेरा भी लालच है कि जितना कुछ आपसे बात कर लें उतना फ़ायदा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए भी, कि समाजवादी विचारधारा को हमने देखा कि कई बार टूटा। समाजवादी पार्टी बनी, उसी से राष्ट्रीय जनता दल बनी, जेडीयू बनी, उपेंद्र कुशवाहा उसी विचारधारा से निकले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि समाजवादी विचारधारा की मंजिल, नेताओं की जो मंजिल होती है वो सत्ता तक पहुंचने की होती है, इसलिए वो टूटते रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी कई टुकड़ों में बटी है।
कई कम्युनिस्ट पार्टी हैं इस देश में, बिहार में ही 2-3 हैं। आप लोगों में और विचारधारा लगभग सबकी सेम ही है, तो क्या वजह रही इतने टूटने की, वो थोड़ा समझाएं आप। ना अभी इस पर चर्चा का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जिस देश काल में जैसी स्थिति रहती है और पार्टियों के नेताओं को जैसा महसूस होता है वो वैसा करते हैं, फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं। अभी वर्तमान में जिस ढंग की स्थिति आ गई है कि अब तो सबका अपना अपना विचारधारा है, राजनीतिक लाइन है और समझते हैं कि यही सही है जी। तो ठीक है भाई, सबका अपना लाइन सही है, सबका कार्यक्रम भी सही है, विचारधारा भी सही है, लेकिन जो अभी आफत विपत आया है उस आफत विपत से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये विपत खत्म होगा तभी किसी की विचारधारा रहेगी या किसी का कार्यक्रम रहेगा, ठीक ना, या कोई पार्टी रहेगी या किसी पार्टी की सरकार रहेगी या हमारा देश रहेगा या समाज रहेगा। इसलिए सब लोगों को अभी मूलतः इसी पर सेंट्रलाइज होके कैसे ये विपक्षी एकता मजबूत हो, कैसे इसको व्यापक बनाया जाए और जो लोग डर से, भय से, लोभ से इधर उधर गए हैं सबको कैसे एक मंच पर लाया जाए, इसलिए कि जो जितनी दूर चले वही आंदोलन के लिए, लड़ाई के लिए, एकता के लिए फलदायी होगा। अब नीतीश जी कल गए हमारे साथ आना चाहें, अच्छा, आप कह दीजिए कि नहीं ये तो भाई आप मैंने समर्थन दिए थे, इसी से सरकार बनी थी, आपको नहीं लेंगे। अगर नीतीश जी आते हैं तो निश्चित है कि उनका स्वागत होगा, बीजेपी कमज़ोर होगी। अच्छा, ठीक ना। आपने अभी एक सवाल उठाया ना कि भाई जो इनका हिंदू स्वाभिमान यात्रा हुआ सीमांचल तो उसमें ये लोग शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं एक तो है कि भाई वो देश को दिखाना चाहते हैं कि हम इनसे अलग हैं। तो दिखाना क्या है, दिखावा क्या करना है, खुल करके आइए कि हाँ हम अब ये बहुत हो गया है, ये बर्दाश्त नहीं है चीज़ है। पर वोट भी तो लेना है, सबका अपना अपना धार्मिक और जातिगत वोट है, तो उस हिसाब से भी वो नहीं शामिल हुए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है रोजी रोटी की, रोजगार की, समाज में शांति व्यवस्था की, वो बड़ी बात होती है। आज जो है बीजेपी को व्यवसायियों का, दुकानदारों का वोट चाहिए लेकिन न एक एमपी न एक एमएलए जो है जो उनके आर्थिक सवाल को सदन के अंदर रखने के लिए तैयार है। यह सुदामा प्रसाद है जिन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर व्यवसायिक आयोग के गठन के लिए मैंने ध्यानाकर्षण लाया। अच्छा, कि भाई व्यापारियों की हालत ख़राब है, खास करके जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं वो नोटबंदी के समय से तबाह है। बिल्कुल। कोरोना काल में 3 बार का जो लॉकडाउन लगा, जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं उन्होंने बीवी का गहना बंधकी रख करके अपने परिवार को जिंदा रखा, कर्ज लेकर के रखा। अभी एक ऑनलाइन व्यापार आ गया है जो 60% कहिए कि बचा है, ऑफलाइन व्यापार 40% ख़त्म कर दिया है। तो आने वाले दिनों में 22 करोड़ ऐसे लोग हैं जो खुदरा व्यापार से जिनकी ज़िंदगी चलती है, जिनका भरण पोषण होता है। तो ये जिस ढंग से धुआंधार बढ़ावा दिया जा रहा है ऑनलाइन व्यापार को, ये सुदामा प्रसाद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी CPI-ML के MP, जिन्होंने लोकसभा में पहले ही दिन 2 जुलाई को मौका मिला, 1 जुलाई को, और हमने उठाया कि भाई इनकी हालत सुधारने के लिए, इनके व्यापार को पटरी पर लाने के लिए आप व्यावसायिक आयोग का गठन कीजिए, इनको आर्थिक पैकेज दीजिए। ये आर्थिक पैकेज, लॉकडाउन पैकेज सिर्फ अडानी अंबानी को नहीं मिलना चाहिए, इस पर छोटे मोटे कस्बों के व्यवसायियों का भी, गाँव के जो दुकानदार हैं उनका भी हक है। तो ये सवाल बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लोग माने दुकान पर बैठ करके माछी मारेंगे और भाजपा को वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग आजकल तो ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट में राशन आ जाता है। वही बोल रहे हैं। ऐसा होगा कि लोगों के दुकान में शटर लग जाए, ताला लग जाए और लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी करेंगे। लोग माने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाएंगे सड़कों पर, दुकान बंद करके, भूखे पेट रह करके। किसान माने बर्बाद होकर के, नौजवान जो हैं जिनका भविष्य भाजपा खा गई हैं, वाजपेयी जी माने नौकरी पेशा लोगों का पेंशन खा गए, हमारे मोदी जी रोजगार खा रहे हैं। 22 करोड़ रोजगार इनको देना चाहिए था, लेकिन 22 करोड़ रोजगार क्या देंगे, ये 20 करोड़ रोजगार खा गए।
जी तो कोई रोजगार खो करके, जी जी कोई अपना दुकान बंद करवा करके, कोई खेती चौपट करवा करके, हाँ, जो कैसे नारा लगाएगा? आने वाले दिनों में ये चीज़ें थमेंगी। मैं थोड़ा जानना चाहता था कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन का, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा और समझे। आखिरी सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी समय आपसे हमने ले लिया। आपकी कम्युनिस्ट पार्टी में शुरुआत कैसे हुई, और जब आप ज्वाइन किए तो बिहार में एक दौर था जब जातीय हिंसा बहुत बड़ी ज़्यादा थी, तब क्या हालात थे, थोड़ा समझा दीजिए। हम लोग 1978 में पार्टी से जुड़ा हुआ मेरा, जी, और 1979 से कहिए कि एक तरह से हम लोग माने फुल टाइमर की कहिए कि माने सेमी चल रहा था, जी, क्योंकि हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, हमारे पिताजी ने आरा जैन स्कूल में नाम लिखवाया 8वां में जी जी, कि लड़का डीएमएसपी बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ठीक रहा। तो ठीक है, हर गार्जियन की ऐसी आकांक्षा होती है। मास्टर लोग भी बोलते थे कि भाई ठीक ठाक है ये, माने आगे जाएगा जी, लेकिन हमारी गांव में मिठाई की दुकान है। ये हम लोग तो युवा नीति है हमारी, नाट्य संस्था अभी भी है, उसी से हम लोग नाटक कल्चरल प्रोग्राम करते थे। अच्छा, नुक्कड़ नाटक करते थे, सरकारी सांप, जंगीराम की हवेली गुरुशरण सिंह की, अच्छा, जननाट्य मंच का हत्यारे, फिर जो है प्रेमचंद जी की कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की सवा सेर गेहूँ, या फिर माने 2 बीघा ज़मीन, फिर माने पूस की एक रात, ये कई तरह की किया हम लोग। सिंहासन खाली करो, जनता पागल हो गई है, माने हरिजन दहन, कई नाटक किए हम लोग। तो नाटक से मैं जुड़ गया था, और मेरी एक मिठाई की दुकान है गांव में, पौना। तो माने मेला ददरी में, जिसे मान लें कि दुर्गा पूजा के समय में जो है माने कहीं मेला लग रहा है, सतुआन के समय में कहीं लग रहा है, शिवरात्रि में। जी जी, फिर आपको मान लें कि हमारे यहाँ चैत उत होता है, 2 गोला 3 गोला, हाँ, उसमें भी हम लोग मिठाई की दुकान लेकर के जाते थे माथे पर रख करके। अच्छा, हाँ, माने बड़ा बड़ा परात में, या फिर लकड़ी का ये पटरी होता था। जी जी, तो मैंने कही कि दशहरा का समय था, और पिताजी ने कहा कि तुम रहो दुकान पर, हम लोग जा रहे हैं मेला में बड़गांव। जी, दुकान लेकर लोग गए थे, और हमारे गांव में कुछ अशांति थी, माने लड़ाई चल रही थी। तो उसी में एक सुबह आए, ये आपको वहाँ के कैंप प्रभारी थे महेंद्र सिंह, चाय गश्ती उस्ती से आए थे। कहा कि बनाओ 8 कप चाय बनाओ। हम ही थे दुकान पर, सब बाहर उहार करके चूल्हा धरा के, अभी शुरू ही किए थे, पानी केतली रखे थे कि वो आ गए। कहा कि बनाओ 8 कप चाय, स्पेशल चाय बढ़िया से बनाओ। तो बनाए हम, एक वो थे, 7 और पुलिस वाले थे। तो बढ़िया से चाय इलायची वगैरह डाल के बनाए दिए। तो कहा कितना पैसा हुआ? मतलब कि 4 रुपया। बोले 4 रुपये कैसे? ये 1980 की बात है। अच्छा, मतलब कि 8 आने जो है स्पेशल चाय चल रहा है। तो बोले कि सब जगह 10 पैसे चाय है, तुम 8 आने कप चाय देगा? तो 10 पैसे कप चालू चाय था उसमें। जी जी। तो हमने कहा कि स्पेशल चाय है। तो पैसा दिए 4 रुपया, लेकिन बोले कि किसी दिन पकड़ाएगा धराएगा तो कितना स्पेशल चाय का दाम देगा कोई ठीक नहीं। तब क्या मैंने फिर मैंने दूसरे दिन जो है एक चौकीदार साहब आ गए कि महेंद्र सिंह मंगले हैं 2 किलो मैंने खीरमोहन दा। तो हम दिए, तो लेकर जाने लगे वो। तो हम कहा कि पैसा। महेंद्र सिंह वही थे जो, हाँ वही जो चाय हाँ, तो कैंप के प्रभारी थे ना पौना में। तो है कि पैसा, तब पैसा लेबा कि वही मरी हैं 4 डंटा तारा चूतर पर, तो तुरंत जेबा माने बाप बाप कर बोलो। हम कि ना मारे का सवाल बा, बिना हम पैसा के ना दे। और हमने ले लिया, उनके हाथ से छीन लिया। अच्छा, कहा कि नहीं देंगे, बिना पैसा का नहीं देंगे। तब का बाद में एक घटना घटी, हमारे दुकान के सामने एक व्यक्ति की हत्या हो गई, और जो है मैंने पूरे बाजार के दुकानदारों का नाम उन लोगों ने दिया। अच्छा, आपका भी नाम था? मेरा नाम नहीं था, पिताजी का चाचा का। 3,000 4,000 रुपया लेकर के नाम काट रहे थे पूरा। मैंने हमको लगता है 36-37 लोगों का नाम
हाँ। तो जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन हम लोग के टीम के एक सदस्य हैं टूना मिसिर, उनकी शादी हो रही थी, कहा कि चलो चलना है शादी में। तो हम लोग मनेर के पास शादी उनकी होनी थी, गए हम लोग और गए तो वहाँ भी नाटक किए और आए यहाँ तो मालूम हुआ कि ऐसा हो गया जी। तो हमने विरोध किया कि नहीं, पैसा नहीं देना है, इन्हों का मन बढ़ जाएगा। तब आपकी उम्र क्या थी? हम ISC फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए, 12वीं कर रहे। हाँ। तो मना किया, तब क्या उसी दिन पिताजी को कहा कि जा तो मौसा के यहाँ, मौसा के यहाँ भेज दिया हम लोग उनको। रात में छापेमारी करके घर पर वो हमारे चाचा को पकड़ कर ले गए, फिर दोबारा आए, फिर हमको पकड़ कर ले गए और 3 दिन पुलिस कैंप में बैठा के रखा। अच्छा। मैंने पैसा के लिए। हाँ। हमने कहा कि ना, पैसा नहीं दिया जाएगा, जेल जाना कबूल है। और हम लोग जेल गए। फिर नाट्य टीम के लोग थे, नवेंदु जी थे, श्रीकांत जी थे, नाम सुना होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीकांत जी ना, मिले भी हैं उनसे। तो माने वही लोग SP जो वहाँ के थे उनसे मिले उले। तो 81 दिन के बाद जो है बाइयत बरी किया हमको। अच्छा। फिर पिताजी चाचा जो है उनको बेल लेकर के आना पड़ा। फिर बाद में जिनके पिताजी की हत्या हुई थी वो भी जाकर बोले कि ना, ये लोग तो निर्दोष आदमी है, ये लोग तो दुकानदारी करता है, इन लोगों की सब लड़ाई झगड़ा क्या मतलब। तो खैर उसके बाद जेल में रहे 81 दिन और कई सारे लोगों से, आंदोलनकारियों से, नक्सलवादी नेताओं से संपर्क हुआ मेरा। और मुझे लगा कि अब बच्चा थे, क्या है, मैंने ISC फर्स्ट ईयर के लड़का का 15-16 साल कच्चा ही दिमाग, लेकिन ये दिमाग में बैठ गया कि ये लोग, मैंने इसीलिए जेल भेजवाया कि गिलास प्लेट खंगारने वाला डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अच्छा। इसीलिए पुलिस दोबारा गई, अच्छा, पकड़ करके लाया कि गिलास प्लेट खंगारने वाला चाय का ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, भेजो इसको। अभी भी ये चीज़ है हमारे गांव में। अच्छा। समाज में अपने यहाँ तो है ही, ठीक ना, कि दलित पिछड़ी जातियों में कोई लड़का तेज निकल जाए पढ़ने लिखने में, कोई झंझट हो जाए तो ये लोग मैंने अत्याचार भी करते हैं, काउंटर केस भी करते हैं और वैसे होनहार मैंने छात्रों का नाम जो है केस में डलवा देते हैं, केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। जी जी। तो डलवा दिया। तो खैर हमने कहा कि अब मैंने फिर भी हमारा प्रयास रहा कि भाई हम पढ़ाई जारी रखें, लेकिन फिर हमारी रुचि इधर बढ़ती गई और हमने फिर जो है कहे कि मैंने 1983 तक नाटक किया। फिर इसके बाद 1984 में हमको भोजपुर रोहतास जिले का सेक्रेटरी बनाया गया, उस समय IPF का। फिर बिहार का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया, बहुत कम उम्र थी। फिर इसके बाद जो है अब लड़ाई, मैंने जो है जनता की मुक्ति की लड़ाई, गरिमामय जीवन की लड़ाई, उसमें हम लोग शामिल होते गए। कई तरह के मुकदमे हुए, केस हुए, लेकिन सब केस से मैंने हम लोग बरी हो गए और अभी रोड उड जाम का कुछ केस है। तो यही हमारी कहानी है। यात्रा रही और ये यात्रा पहुंची विधानसभा, 2 बार विधानसभा और अब लोकसभा में। 5 साल जेल में भी रहे। 5 साल जेल में भी जेल यात्रा भी हुई। जी जी, ठीक ना। तो ये आपका पूरा यात्रा रही और अभी आप लोकसभा में सांसद हैं और लगातार मजदूरों, किसानों की बात कर रहे हैं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते तो वहाँ आपकी पार्टी हार गई है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखते हैं कि बिहार की जनता, जैसे आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा और BJP को आप बहुत बड़ा दुश्मन बता रहे हैं, उसके लिए एकमत हुए हैं। देखते हैं कि बिहार की जनता क्या फैसला करती है 2025 के चुनाव में। आपको क्या अंदाजा है? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी जी। इसलिए कि कोई 10,000 साल तक मैंने राज नहीं चला सकता है। बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। ये ऐसा इंटरव्यू या रिपोर्ट मुमकिन हो पाती है आप सबके सहयोग से, आप यानी हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर के सहयोग से। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। इसीलिए हम वो रिपोर्ट भी कर पाते हैं जो जनता से जुड़ी हो और उन लोगों से भी बात करते हैं जो मज़दूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, सड़क पर भी और सदन में भी। तो शुक्रिया हमारे इंटरव्यू को देखने के लिए। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।